हाय, मेरा नाम है इज़ाबेल और मैं अपनी अमीर आंट जुडिथ के साथ एक मैंशन में बड़ी हुई जो एक कामयाब लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड चलाती थी। अपनी बेटी रीरी के होने के बाद वो और बच्चे नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही गोद ले लिया। मेरी आंट मुझे बहुत स्पॉइल करती थी, लेकिन अंदर से मैं हमेशा सोचती थी कि क्या वो सच में मुझे प्यार करती है या मुझ पर तरस खाती है। जब मैं 5 साल की थी, मैंने एक सिंगिंग कंपटीशन जीता था और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा डॉल हाउस गिफ्ट किया। मैं पूरा दिन खुश थी, पर मेरी कजन रीरी ने सब खराब कर दिया। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, लंबी, सुंदर और बदतमीज। उसके पास सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मौजूदगी उसे पसंद नहीं थी। सीरियसली, एक बकवास गाना गाने पर उसे कासल मिल गया और मैं यहाँ बाथटब भर के मेल्टेड चॉकलेट मांगती हूँ तो आप ना बोलती हो। रीरी, पहले तुमने एक वॉइस एक्टिवेटेड मिरर मांगा जो सिर्फ तारीफें करता हो, फिर अपने कुत्ते के लिए टियारा और अब चॉकलेट बाथटब। और मैंने कहा था वो स्पेशल है, उसके जैसा स्मार्ट बनो और कोई ढंग की चीज मांगो। पहली बात, एक वॉइस एक्टिवेटेड मिरर जो सिर्फ तारीफें करता है एक्चुअली में एक बहुत अच्छा आइडिया है, स्पेशली मेरी एज में। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी है। बट ऑफ कोर्स आपको ये नहीं दिखेगा, जैसे आपको ये नहीं दिखा कि आपकी इस चैरिटी केस का एक सॉन्ग कैसे कासल वर्दी हो गया। उसकी बातें बहुत चुभी, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। मेरी आंट हमेशा कहती थी कि उसे इग्नोर करो, लेकिन मुश्किल था क्योंकि वो ठान चुकी थी कि मुझे वो छोटा महसूस कराएगी। मैं हमेशा अपनी मॉम के बारे में पूछती थी। मेरे पास उनकी बस एक फोटो है जिसमें उन्होंने मुझे पकड़ा है और मैं हमेशा उसे साथ रखती, फोल्डेड, पुरानी और लगभग फटने को तैयार। जब मैं बड़ी हुई तो चीजें और बिगड़ गई। 5th क्लास तक मेरी हाइट बढ़ना बंद हो गई। 4 फुट 11 पर मैं अपनी क्लास की सबसे छोटी लड़की थी और लोग नोटिस करते थे, अच्छे तरीके से नहीं। कभी कभी मुझे इससे इतनी चिढ़ होती थी कि मैं सबसे दूर अकेले ही समय बिताती थी। मेरी आंट मुझसे पूछती, पर उन पर पहले ही इतना बोझ था, मैं उसे और बढ़ाना नहीं चाहती थी। रीरी जैसी बेटी को संभालना ही उनके लिए काफी था। तुम मेरी बेटी जैसी हो इज़ाबेल, मुझे कुछ भी बता सकती हो। जैसी? उन्होंने कहा बेटी जैसी हूँ। जानती हूँ उन्होंने ये प्यार से कहा था, पर ये बात मेरे दिमाग में रह गई। एक बार हमारा स्कूल हमें अम्यूजमेंट पार्क लेकर गया। मैं अकेली बैठी थी, एक नई लड़की डैफ्नी मेरे पास आई। वो लंबी, कॉन्फिडेंट और मेरी पसंद से कहीं ज्यादा फ्रेंडली थी। यहाँ मूर्ति की तरह क्यों बैठी हो? कम ऑन, ये फील्ड ट्रिप है, इसके मजे लो। तुम्हारे इस भाषण के लिए शुक्रिया। अब तुम मुद्दे की बात पर आओगी। जीज, मूड खराब है क्या तुम्हारा? मैं तो बस पूछ रही थी, मेरे साथ राइड पर चलोगी? अकेले जाने का मन नहीं है मेरा। हम लाइन में लग गए। मैं नर्वस थी पर एक्साइटेड भी, लेकिन राइड अटेंडेंट ने हमें रोक दिया। सॉरी बच्चे, तुम्हारी हाइट बड़ी छोटी है, क्यों ना अपनी मम्मी के साथ राइड करो। मन कर रहा था गायब हो जाऊं। ये मेरे साथ है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, इसका ख्याल रखूंगी। अटेंडेंट ने हमें अजीब सा लुक दिया और फिर हमें जाने दिया। सीरियसली, क्या यही है तुम्हारा ब्रिलियंट प्लान? You're welcome, टिंगू। उस दिन के बाद से डैफ्नी और मैं करीब हो गए। हम BFFs बन गए। उसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता, खासकर क्योंकि रीरी मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रही थी। एक दिन जब मैं 7th क्लास में थी, मुझे एक एलाइट समर कैंप में फ्री में जाने का मौका मिला क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। मेरी आंट को मुझ पे इतना गर्व था, उन्होंने मुझे नई कार दी। नई गाड़ी क्यों खरीद कर दी? इसे चलाना भी नहीं आता, और अगर चला भी पाती तो भी स्टीयरिंग व्हील तक कैसे पहुंचती? आंट ने मुझे कार दिलाई है ताकि ड्राइवर मुझे लेने आ जाए। मेरी गलती नहीं है कि तुम सिर्फ फेल होने और धौस जमाने में अच्छी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पकड़कर तुम पर बैठ जाऊंगी। रीरी मेरी तरफ आई पर मैं तेजी से भाग गई। कमरे की दूसरी तरफ छलांग लगाकर आराम से पहुंच गई। अरे वाह, और कितने हुनर है तुम में। आंट जुडिथ ने मुझे तुरंत जिम्नास्टिक्स में एनरोल कर दिया और जल्दी मैं वहाँ सबसे अच्छी हो गई। और हर परफेक्ट लैंडिंग और हर गोल्ड के साथ मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे और भी ज्यादा प्यार करेगी। तुम्हारी मॉम भी एक जिम्नास्ट हुआ करती थी। मुझे उनके साथ करीबी महसूस हुई और तब से मुझे जिम्नास्टिक्स से और प्यार हो गया। लेकिन इन सब की वजह से रीरी को मुझसे और जलन होने लगी थी। खुद को बेहतर करने की बजाय रीरी और बुरी होती गई। वो रात को चुपके से निकल जाती, बकवास चीजों में पैसे वेस्ट करती और बुरे लोगों के साथ दोस्ती करती। एक रात आंट जुडिथ को पुलिस स्टेशन से कॉल आया। रीरी गिरफ्तार हो गई थी क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर प्रिंसिपल के घर और सबकी गाड़ियों पर अंडे फेंके थे। आंट को फाइन भरकर लोगों के नुकसान की भरपाई करनी पड़ी, उसको जेल से निकालने के लिए। तुम एक नॉर्मल बच्ची क्यों नहीं बन सकती? ओह, आपका मतलब इज़ाबेल जैसी एक प्यारी एंजल जो पलट कर जवाब नहीं देती, कभी कुछ भी गलत नहीं करती। आप उसे गोद लेकर मुझे निकाल क्यों नहीं देती? हे सुनो, आंटी से ऐसे बात मत करो, वो तुमसे प्यार करती है, तुम बस बेटी की तरह बिहेव नहीं करती। चुप रहो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। ये मेरे और मेरी माँ के बीच की बात है, चैरिटी केस। बहुत हो गया रीरी, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं और तुमने हमेशा मुझे निराश किया।
अच्छा, और आपका क्या? आप उसे घर लाई और मुझे भूल गई। अपने ही घर में पराई बन के रहना मैं सह नहीं सकती। मैं जा रही हूँ फ्रांस के फैंसी बोर्डिंग स्कूल में। चलिए अब इजाबेल को ही आपको मम्मी बुलाने दीजिए। आंट और रीरी के बीच बहुत लड़ाई हुई। कुछ दिनों के बाद रीरी फ्रांस के बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल गई। मैं जानती हूँ आंट मुझसे प्यार करती है, पर कुछ भी हो जाए रीरी को वो हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार करेगी, और ये ठीक भी है। रीरी आखिरकार उनकी असली बेटी थी। आंट ने अपना दुख छुपाना चाहा, पर साफ दिख रहा था रीरी का जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। शायद इसी को कहते हैं पेरेंट का अनकंडीशनल लव, भले ही उनका बच्चा ये डिजर्व करता हो या नहीं। कम से कम मेरे साथ डैफ्नी थी, और उसके घर में चीजें अच्छी नहीं थी। उसके डैड बेरोजगार थे। वो कई दिनों तक गायब होकर ऐसे वापस आते जैसे कुछ हुआ ना हो। घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी माँ 2 नौकरियाँ करती थी। पता है मुझे किस बात की चिढ़ होती है? मेरे डैड एक सिर्फ आलसी निकम्मे ही नहीं, बल्कि एक झूठे भी है। वो डींगे मारते रहते हैं कि उनका एक दूसरा परिवार है। हम जानते हैं कि वो बकवास कर रहे हैं, फिर भी दुख होता है। काश एक बार मॉम उनके खिलाफ खड़ी हो और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दे। वो बहुत अच्छी है और उन्हें उनकी जरूरत नहीं। हाँ, ये तो बुरा है। वाह, बस इतना ही कहोगी? तुम इसमें बुरी हो, पता है ना? हे, मैं तुमसे पहले ही 100 बार कह चुकी हूँ, अब फिर एक बार कहती हूँ, मेरे साथ आकर रहो ना। आंट जुडिथ तो पहले ही मान चुकी है, उन्हें तुम सच में पसंद हो। उन्हें तुम एक अच्छी बच्ची लगती हो। अपनी नालायक बेटी रीरी के सामने तो उन्हें कोई भी लड़की अच्छी बच्ची लगेगी। एक बार जब मैं 9th क्लास में थी, आंट ने बताया कि एक बिजनेस ट्रिप के लिए उन्हें महीने भर के लिए बाहर जाना होगा। मैंने उन्हें रोकना चाहा, पर वो अपना मन नहीं बदल रही थी। इज़ाबेल, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। वैसे भी तुम एक जिम्मेदार बच्ची हो, चाहो तो डैफ्नी को यहाँ बुला लो। मुझे यकीन है तुम दोनों बहुत मजे करोगी। उस रात मैं आंट जुडिथ के पास सो गई, क्योंकि मैं जानती थी उन्हें मैं बहुत मिस करूंगी। कुछ दिनों बाद डैफ्नी मेरे साथ रहने आई। एक दोपहर जब हम लिविंग रूम में बैठे हुए थे, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक भिखारन खड़ी थी। उन्होंने एक शॉल पहनी हुई थी और बड़े बड़े सनग्लासेस भी, लेकिन उनके बारे में कुछ जाना पहचाना लग रहा था। ओह डियर, भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा बंगला दिया, इसलिए नहीं कि तुम किसी और से ज्यादा मेहनत करती हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। उसकी दे को आगे बढ़ाओ, भगवान तुम्हें और भी देगा। मैं बस थोड़े से पैसे मांग रही हूँ ताकि अपने बच्चों को खाना खिला सकूँ। हाँ, क्यों नहीं, यही रुकिए। मुझे अंदर आने दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से चलकर थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, बस इतना एहसान कर दो। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखूंगी हमेशा। दया खाकर मैंने उन्हें अंदर आने दिया। आधी सीढ़ियाँ मैं चढ़ ही रही थी, तब याद आया मेरा पर्स तो नीचे ही है। जब मैं वापस मुड़ी तो देखा वो दरवाजे के पास खड़ी होके उन्होंने टेबल पर रखा क्रिस्टल डायमंड डेकोरेशन उठाया और अपने बैग में डाल दिया। हे, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी आवाज सुनकर डैफ्नी लिविंग रूम से भागते हुए आई और तुरंत उस औरत का हाथ पकड़ लिया। मैंने नीचे आकर उसकी शॉल और सनग्लासेस उतारे। मॉम, मैं समझा सकती हूँ, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी दोस्त का घर है, कसम से। पर फिर भी मॉम, आप एक चोर हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस अमीर लोगों से मदद मांगती हूँ और कभी कभी थोड़ा ले लेती हूँ। तो क्या हुआ, वो तो नोटिस भी नहीं करते। ओह माय गॉड, क्या ये आपका साइड जॉब है या यही आपका काम है? भीख मांगना, चोरी करना? तो और कैसे मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तुम्हारे बिल्स भरूंगी? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेकार निकम्मा बाप कुछ करने वाला है? वो दोनों बहस करने लगी। डैफ्नी गुस्से में थी। उसकी मॉम ऐसी एक्सक्यूज दे रही थी जैसे ये बड़ी बात ना हो। बस करो। वो दोनों मेरी तरफ मुड़ी। चली जाओ, मैं आंट से तुम्हारी मदद के लिए बात करूंगी। डैफ्नी की मॉम ने गुस्से से देखा, अपनी बैग उठाई और वो चली गई। तुम्हें हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं भी जाती हूँ। फिर वो चली गई। उस रात उसने मुझे मैसेज भेजा, घर के हालात खराब है, कुछ दिनों के बाद बात करती हूँ। मैंने उसे कई दिनों तक नहीं देखा, पर समझती थी, उसे कभी जज नहीं किया। मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहती थी, तो उसे स्पेस दिया। कम से कम मेरे साथ मेरी आंट थी, जिनके साथ मैं रोज फेस टाइम करती। लेकिन एक रात मैंने कई बार फोन किया, पर उन्होंने उठाया नहीं। मुझे उनकी असिस्टेंट का नंबर याद था, तो मैंने कॉल किया। उन्होंने बताया वो सुबह से मेरी आंट को ढूंढ रही है। वो प्राइवेट जेट पर निकली थी एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेने के लिए। वो क्रूज से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें डर था कुछ गलत हो गया है। मेरा दिल बैठ गया। मैं बस उनके लिए प्रार्थना करती रही, लेकिन फिर वही डर घुस आया, वो खालीपन, वो तनाव जो मुझे बहुत छोटी उम्र में महसूस हुआ था जब मेरी माँ गई थी। फर्क बस इतना ही था कि इस बार मैं समझने लायक थी। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजी। मुझे मिस किया कजिन?
पहले की तरह रीरी मैंशन में वापस रहने आ गई। पर तुम्हारे स्कूल का क्या? ये मेरा आखिरी साल है और उसे खत्म करने का मेरा मन नहीं था, और मॉम के बारे में सुना तो तुम्हारा साथ देने आ गई। तुमने उनके बारे में कैसे सुना? शायद तुम भूल गई हो, पर मैं उनकी बेटी हूँ। हम बात करते हैं और उनके असिस्टेंट ने मुझे वही बताया जो तुम्हें बताया था। तो मैंने फ्लाइट बुक की और यहाँ आ गई। ओह बाय द वे, मैं एक मेहमान लाई हूँ, उम्मीद है तुम्हें तंग न करे। और उसने किया भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये मेरा मैंशन है, ये मेरा घर है। तभी उसका मेहमान अंदर आ गया और मैंने देखा वो काफी जाना पहचाना लग रहा था। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, अभी के लिए मैंने कुछ पक्का नहीं किया है। वो मेरा क्लासमेट है, बहुत क्यूट है ना? 10 के स्केल पर सॉलिड 9 है ना? मैंने उसे ध्यान से देखा, मैं हैरान रह गई। वो जाना पहचाना लग रहा था क्योंकि वो हूबहू डैफ्नी के जैसे लग रहा था। उसका नाम नीथन था, लेकिन रीरी ने जोर दिया कि मैं और नीथन कभी आपस में बात ही ना करें। उससे बात मत करो। पर अगर वो पता नहीं खास के मरने वाला हो तो? अगर वो मर रहा हो तो कहना रीरी इमरजेंसी है, और अगर वो खास रहा हो और उसे सिर्फ पानी की जरूरत हो तो कहना रीरी इमरजेंसी। फर्क समझ में आया? पहले वाला है रीरी, दूसरा वाला है रीरी। समझ गई या तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा? कैसी होती होगी जिंदगी जब तुम्हारा दिमाग एकदम खाली हो? जरा फिर से कहना। चलो तुम्हें साफ साफ बताती हूँ, तुम हो बेवकूफ। बात पूरी होने से पहले रीरी मुझ पर कूद गई। मैंने उसे लात मारनी चाहिए पर उसने मुझे गिरा दिया और फिर वो मेरे पेट पर आकर बैठ गई। गॉड, इस पल का मैंने सालों से इंतजार किया है। जीज, इतनी मोटी कब हो गई तुम? तभी तुम्हें बाथटब भर के चॉकलेट चाहिए थी, उसे पीने वाली थी ना? मैंने मेड्स को आवाज दी और रीरी को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो जाकर अपनी बॉयफ्रेंड से टकराई, जो कि उसे मुझसे अलग करने ही वाला था। वो दर्द से कर रहा और रीरी ने उसे मारा। हिम्मत दिखाओ, मुझे बचाने की जगह बेवकूफों की तरह खड़े होकर देख क्या रहे थे तुम? नहीं, वो बस खड़ा नहीं हुआ था, उसने मेरी मदद करनी चाहिए। वो तुम्हें खींच रहा था। ऐसा नहीं है। बिल्कुल है, वो मुझे पसंद करता है। नेथन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था। क्या तुम्हारा मुंह हिल रहा है? तुम बात नहीं करोगे, सांस नहीं लोगे, पलके नहीं झपकाओगे जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती। फिर उसका हाथ पकड़ के वो उसे ऊपर खींच के ले गई। इस बार वो भला क्या छुपा रही होगी? अगली कुछ दिन रीरी नेथन को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना चुकी थी। वो उसके बैग्स उठाता, उसका ब्रेकफास्ट लाता, एक पपी की तरह उसके आगे पीछे घूमता। मैंने कई बार उससे बात करनी चाहिए पर वो हमेशा मुझे इग्नोर कर देता। लेकिन एक दिन वो बहुत मुश्किल से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। व्हिप्ड क्रीम, मार्शमेलोज और पैनकेक्स का एक बड़ा सा टॉवर हाथ में और दूसरे हाथ में बहुत सारे पेपर का ढेर था। वो लगभग गिरने ही वाला था। मैंने जल्दी से आकर खाना पकड़ लिया और उसे गिरने से ठीक पहले बचा लिया। थैंक यू। यू वेलकम नेथन, मदद के लिए मैं यही हूँ। और मैं यहाँ हूँ अगर तुम्हें मुक्का खाना है कजिन। जब नेथन जाने लगा तो एक पेपर का टुकड़ा उसके हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया। वो एक कार्ड था जिसमें उसका चेहरा था, जिसमें बहुत ही फैंसी लेटर्स में लिखा था हैप्पी 18 डियर। रुको, 18? वो रीरी की क्लास में कैसे हो सकता है अगर वो 18 साल का है? मुझे उस घर में घुटन हो रही थी तो मैंने सोचा डेफनी से मिलने चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं दरवाजे के पास गई तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। मैंने घंटी बजाई और डेफनी ने बेफिक्र होकर दरवाजा खोला। ओ बढ़िया, ठीक समय पर आई हो। आओ एंजॉय करो। अंदर उसकी माँ किचन का चम्मच गुस्से में घुमा रही थी, जबकि उसके डैड सोफे पर बैठ के डेफनी के आईपैड से खेल रहे थे, जो उसने स्कूल साइंस कंपटीशन में जीता हुआ था। तुमने मेरे आखिरी 20 रुपए लॉटरी टिकट पे बर्बाद कर दिए। मैं उससे खाना खरीदने वाली थी। इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। बिना खतरा उठाए कोई अमीर नहीं बनता, समझी? और जीतने पर मैं अपनी दूसरी फैमिली के पास जाऊंगा। उसकी मॉम ने चम्मच उनके सर पे फेंका पर वो नीचे झुक गए। उस चम्मच से एक लैंप टूट गया। हाँ, वो हमेशा उनके सर पर कुछ न कुछ फेंकती है, पर मेरे डैड अब इन हमलों से बचना सीख गए हैं। तुम जाकर थोड़े से पैसे क्यों नहीं चुरा लाती हो? कभी तो कुछ काम किया करो। मैं रात को तुम्हारी किडनी चुरा लूंगी। ओके, बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पार्क में चलते हैं। हम जब बाहर निकले तो मैं सोचती रह गई, कितनी गड़बड़ियाँ चल रही थी। सिर्फ डेफनी के परिवार में ही नहीं बल्कि मेरे भी। मैं बस चाहती थी कोई मुझे गले लगाए, चाहे मेरी आंट या मॉम, कोई जो घर जैसा महसूस कराए। दिन हफ्तों में बदल गए और मैं आंट जुडिथ को कॉल करने की कोशिश करती रही, पर अभी उनका नामो निशान नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ सन्नाटा बढ़ता गया और उम्मीद कम होती गई। कुछ दिनों के बाद रीरी ने पार्टी रखने का फैसला किया, वो भी मेरी बहस के बावजूद। तुम्हारी माँ लापता है और तुम्हें पार्टी रखने का ख्याल भी कैसे आ सकता है? मैं चाहे पार्टी दूं या मन करे तो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करूं, तुम अपने काम से काम रखो। मैं जानती थी उससे बहस करके कोई फायदा नहीं, तो सोचा इससे अपना ही काम निकाल लूं।
शायद मैं डेफनी को नेथन से मिला सकती हूँ और हम कॉस्ट्यूम्स भी पहन सकते हैं। एक तो रीरी इससे शर्मिंदा होगी और दूसरा मैं डेफनी की मदद से नेथन कौन है ये पता कर सकती हूँ, वो भी रीरी को पता चले बिना। पार्टी की रात डेफनी और मैं ऐसे कपड़े पहन के आए जिससे रीरी को अपनी फेलियर्स की याद आए। मैंने बाथटब का कॉस्ट्यूम पहना था, पूरी नकली चॉकलेट से ढका हुआ। आगे एक सुनहरा नेम प्लेट था, रीरीज रॉयल स्पा वेयर लग्जरी मीट्स चॉकलेट। दूसरी तरफ डेफनी ने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का शीशा पहना था जिस पर लिखा हुआ था, रीरी तुम सुंदर हो। जितनी बार वो बटन दबाती एक पल के लिए वहाँ चुप्पी छा गई, फिर बूम, सारे लोग हंसने लगे। रीरी गुस्से से आंखें दिखाते हुए हमारे पास आई। इज़ाबेल, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हाइट से पता चल रहा है ये तुम हो। छोटे बच्चों का जकूजी लग रही हो। फिर वो डेफनी की तरफ मुड़ी और डेफनी के शीशे पर बटन दबाया। ओके, ये रह सकता है। नौकरो, ये बच्चों का बाथटब उठाओ और यहाँ से फेंक दो। अगले ही पल मैं अपनी कमरे की खिड़की से उस पार्टी को देख रही थी। तभी मैंने डेफनी को नेथन की तरफ जाते हुए देखा। उसने कुछ समय उसे देखा, फिर अचानक जम गई। उसका शरीर अकड़ गया। वो फिर बिना हिचकिचाए वो मुड़कर सीधा मेरे पास आई। इतनी जल्दी नहीं। डेफनी वहाँ से निकल पाए इससे पहले रीरी ने उसे पकड़ लिया। हमें एक लाइन बनानी है, सबको मौका मिलेगा तुम्हारा बटन प्रेस करने का। मैं ये कहावत बनाना चाहती हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ जब तक ये पूरी तरह से सच नहीं बन जाती। जब तक डेफनी उससे आजाद हुई आधा घंटा बीत चुका था। वो हाफते हुए मेरे कमरे में आई जैसे मैराथन दौड़ के आई हो। वो मेरे खोए हुए भाई जैसा लगता है। शायद वो होगा। तुम्हारे डैड कहते हैं ना कि उनका दूसरा परिवार है। अगले 1 घंटा हम हर पॉसिबिलिटी डिस्कस करते रहे। क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और बड़ा सच है? पता है, मुझे लगता था कि रीरी मुझसे बस नाराज रहती है, लेकिन जब से आंट गायब हुई है तो एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो अब समझेगी कि माँ का खोना क्या होता है। और फिर उसने ये पार्टी रखी हुई थी। हम बातें करने में इतना बिजी हो गए कि हमें समय का ध्यान ही नहीं रहा। फिर हमें कुछ आवाजें सुनाई दी। हम वहाँ गए और ऐसे एंगल से झांका जिससे वो हमें देख न सके। पार्टी खत्म हो गई थी और पहली बार रीरी और नेथन झगड़ा कर रहे थे। आज के सबसे खास गेस्ट पर तुमने जूस कैसे गिरा दिया? वो एक मॉडलिंग एजेंट है और मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए इन्वाइट किया था। I'm sorry रीरी, गलती से हो गया। ओह ग्रेट! और ये तुम्हारा सॉरी सब कुछ ठीक कर देगा क्या? अब वो मुझे कभी नहीं चुनेगी। वो तुम्हें वैसे भी नहीं चुनने वाली थी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। नहीं, फिर से कहो तुम गंदी नाली के कीड़े। उसकी बात खत्म हो इससे पहले नेथन ने उसे धक्का दिया, जैसे उसे भी नहीं पता था वो ऐसे करने वाला है। वो लड़खड़ाई और हैरान हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो उसकी तरफ भागी पर कारपेट पर उसका पैर फंसा और वो गिर के बेहोश हो गई। हमने भागकर 911 को कॉल किया। नेथन घबराहट से कांपने लगा था। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के। आई एम सॉरी। हम हॉस्पिटल पहुँचे और रीरी को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। नेथन और मैं बाहर वेट कर रहे थे और तभी च्युइंगम खाती हुई लाल बालों वाली नर्स बाहर आई। कैसी है वो अब ठीक है। भगवान का शुक्र है। मुझे नहीं पता था तुम्हें राहत मिलेगी। छोटी हो लेकिन हिम्मत बहुत है। क्या मतलब है? तुमने कहा वो ठीक है। हाँ, मतलब और खराब नहीं हो रही। तो वो ठीक हो रही है ना? और नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलैक्स, मेरा मतलब था तबीयत बिगड़ नहीं रही, जैसी है वैसी ही रहेगी। हिलेगी नहीं, मूर्ति जैसी जमी रहेगी। गॉड, हम जाकर उससे मिल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। वैसे भी ये आखिरी बार होगा। क्या? आखिरी बार बेहोश मिलेगी। पहेलियाँ बुझाना बंद करो और ये बताओ वो ठीक है या नहीं। मुझे डर है, हम जो कर सकते थे हमने वो किया। बात पूरी होने दो। और अब हॉस्पिटल के सबसे अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, तो हाँ वो ठीक हो जाएगी। मन तो कर रहा था उस नर्स का मुंह तोड़ दूं, पर शुक्र है रीरी को होश आया और हम सब अंदर गए। किसी ने मुझे धक्का दिया। कोई मुझे मारना चाहता था। वो नहीं, कोई उसे धक्का नहीं दे रहा था। वो इरिटेटिंग नर्स उसकी सेवा में लगी थी। साफ है वो रीरी के पैसों के लालच में आकर उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। इसकी चोटों को देख के लगता है कि इसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। आंखों का डर देखो, ये तो साफ तौर पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। ये तनाव में है। खतरे में इंसान का दिमाग अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ओह, तो अब तुम एक थेरेपिस्ट भी हो? कोई मुझे मारना चाहता था, पकड़ो उसे। रीरी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और नेतन की तरफ इशारा किया। कुछ सोचने से पहले ही मैं उसके सामने आ गई। मैंने किया। ऑब्वियसली, और कौन ऐसा कर सकता है? ये तो बड़ा सरप्राइज कन्फेशन है, और छोटा भी। नेथन ने राहत की सांस ली, पर उसने डैफ्नी की तरफ भी देखा। वो ध्यान से उसे जांच रहा था। नर्स ने पुलिस को बुलाया और उन्होंने पूछताछ की, लेकिन फिर वो मुझे एक चेतावनी देके चले गए। अगले कुछ दिन मैंने रीरी और उसके बॉयफ्रेंड को अवॉइड किया,
लेकिन मेरी आंट का अब तक कुछ पता नहीं चला था। मुझे कुछ तो करना होगा, तो मैं पुलिस स्टेशन जाती रही, पर उन्होंने बताया वो कुछ नहीं कर सकते। खोज की कोशिशें रोक दी गई है। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। मैंने फैसला किया मीडिया के पास जाकर इंटरव्यूज देने का। लोग मेरी आंट का केस नोटिस करने लगे और कुछ ने मेरे पीसफुल प्रोटेस्ट में साथ भी दिया। डैफ्नी हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन रीरी उसने बिल्कुल मदद नहीं करी। परेशान होने का नाटक भी नहीं किया। उसका ध्यान सिर्फ पार्टी देने और पैसे बर्बाद करने में था। एक दिन टीवी का इंटरव्यू खत्म करने के बाद मैं आराम करने जा ही रही थी कि रास्ते में मुझे नीथन मिल गया। वो सर झुका कर आया, पास आने के बाद ही ऊपर देखा। तुम्हें उस दिन शुक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। तुमने मुझे क्यों बचाया? बस लगा कि तुम्हें बचाना चाहिए। आखिरकार तुम हो कौन? मैं वो अभी कह नहीं सकता। तुम्हारा डेफनी से कोई नाता है? वो रुका, एक बार हाँ में सिर हिलाया और कुछ बिना कहे ही वहाँ से चला गया। मैंने सोचा डेफनी को कॉल करके उसे बताए, लेकिन फिर इंतजार करने का फैसला किया। शायद वो अपनी माँ को बता दे, और उसकी माँ का कोई भरोसा नहीं था। मैंने सोचा जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आंट जुडिथ के गुमशुदा होने के बाद मैं गई नहीं थी। ध्यान भटकाने का ये सबसे सही समय था। कभी कभी अपनी पसंद का कुछ करने से ही दिल हल्का होता है, खासकर जब मैं इमेजिन करती कि मेरी माँ मुझे देख रही है गर्व से। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर ली और मेरे पैर पे चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा मुझे आराम की जरूरत है और अगले कुछ हफ्तों कई एक्टिविटीज अवॉइड करनी होगी। बढ़िया, यही चाहिए था मुझे। घर पर रहना बोरिंग था, खासकर जब मुझे रीरी की फालतू लड़ाइयाँ सुननी और देखनी पड़ती। क्या तुम मेरे नेल अपॉइंटमेंट के बारे में भूल गए? नेथन, तुम्हारा ध्यान किधर है आजकल? मेरे आसपास तेज लोग होने चाहिए, अक्लमंद, जीनियसेस। मुझे बेवकूफी चाहिए होती तो मैं मछली से बात करती या इजाबेल से। तो मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। जब तक अकल इस्तेमाल करना नहीं सीखते तुम यही रहोगे। घर से बाहर निकलने की सोचना भी मत। रीरी हमेशा पार्टीज में रहती थी, तो नेथन को मुझसे अकेले में बात करने का मौका मिला। उस गधी ने हमें बात करने का परफेक्ट मौका दिया था, जबकि वो हमें एक दूसरे की तरफ देखने भी नहीं देती थी। इतना जल्दी कोई अपनी अकल कैसे खो सकता है? मेरा नाम नेथन नहीं, एलन है। मैं रीरी के क्लास में था, तभी मुझे पता चला कि वो इस शहर से है। मैंने सोचा अगर मैं उससे करीबी बनाऊं तो मुझे यहाँ आने का मौका मिल जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। शक नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैं बहुत अमीर खानदान से आता हूँ, मेरी मॉम की तरफ से। लेकिन मेरे डैड वो किसी काम के नहीं है, बिल्कुल नालायक। उन्हें तुम पहले से जानती हो। डैफ्नी के डैड? हाँ, मैं डैफ्नी का सौतेला भाई हूँ। मेरी मॉम एक अमीर खानदान से आती है। उन्हें गलत इंसान से प्यार हुआ और मैं पैदा हुआ। उनके पिता, मेरे नाना, उन्होंने कभी मेरे डैड के अस्तित्व को माना ही नहीं और मुझे अपने परिवार पे एक कलंक समझते हैं। उन्होंने कभी सच्चे दिल से मुझे अपना पोता माना ही नहीं। उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे कजिन्स को दे दी, वो जिनके पिता इज्जतदार लोग हैं। रुको, तो तुम्हारी नाना को ये भी नहीं पता कि तुम्हारे डैड जिंदा है? नहीं, मेरे मॉम ने उन्हें कन्विंस करना चाहा, लेकिन मेरे डैड का अता पता ही नहीं था, तो हमारे पास ये साबित करने का कोई तरीका ही नहीं था। कुछ साल पहले माँ चली गई और उसके बाद सच्चाई की खोज करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा ये सब अपने हाथ में लेकर उनकी खोज मैं खुद करूँगा। मुझे हाल ही में पता चला था कि मेरे डैड इस शहर में है। मैं अकेले नहीं आ सकता था। मेरे कजिन्स ने मुझे हमेशा खतरा माना था। अगर उन्हें पता चलता कि मैं अपने डैड की तलाश कर रहा हूँ तो मुझे रोकने के लिए वो सब कुछ करेंगे। अगर वो उन्हें पहले मिल गए तो वो मुझे कभी मिलने नहीं देंगे। मैं सीधा आ भी नहीं सकता था बिना कोई शक पैदा किए। मुझे एक बहाना चाहिए था और यहाँ रीरी काम आई। अमीर बिगड़ी हुई लड़की जो ये नहीं सोचेगी कि अचानक मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझे बस उसमें इंटरेस्टेड होने का नाटक करना था। ऐसे दिखाना था कि मैं भी वही लड़का हूँ जो उसकी दौलत के पीछे लगा हुआ है। कम से कम अपने कजिन्स को तो वही दिखाना था। रीरी की नजर में मैं बस एक डेस्परेट, बेवकूफ, गरीब लड़का हूँ जो उसकी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। और सच कहूँ तो ये मेरे काम आ गया। तो मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया और यहाँ आ गया। पर यहाँ आना अलग ही सरदर्द था। पर मुझे पता लगा तुम 18 साल के हो, तो तुम रीरी की क्लास में कैसे हो? वेल, मुझे अपना सीनियर ईयर दोहराना पड़ा। मेरी फैमिली में इतना ड्रामा चल रहा था कि मैं पहली बार फेल हो गया। मैंने नेथन को कहा मैं डैफ्नी से बात करूंगी और उसे सब समझाऊंगी और उसके डैड से मनवा के रहेंगे कि वही उसके डैड है। मैंने वादा किया कि मैं उसकी जरूर मदद करूंगी। जब डैफ्नी और नेथन फाइनली मिले वो ऑकवर्ड थे, पर धीरे धीरे चीजें ठीक हो गई और उनके डैड मान गए कि वो नेथन के नाना के पास जाकर सब कुछ कबूल कर लेंगे, बस एक शर्त पर। हाँ, मैं कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे $10,000। ठीक है। मेरा मतलब 20।
$30,000। हाँ ठीक है। डैफ्नी के डैड खांसने लगे, ऐसा सीना पकड़कर जैसे वो मरने वाले हो। दरअसल $40,000। हाँ ठीक है। डैफ्नी के डैड अचानक सोफे पर गिर गए, ऐसा नाटक किया जैसे आखिरी सांसें चल रही हो। मुझे रोशनी दिख रही है। तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाह रहा था कि 50,000 और बात खत्म, समझ गए? डैफ्नी के डैड अचानक उठ खड़े हुए जैसे जादू से ठीक हो गए हो। बिजनेस करके अच्छा लगा बेटा। नेथन ने पैसे दे दिए और इसी तरह सौदा पक्का हो गया। नेथन ने कहा वो आंट जुडिथ को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। मुझे लगता है रीरी कुछ छुपा रही है। क्या मतलब? मैं जानती हूँ वो गधी है पर इविल नहीं है। उसका कमरा छानते हैं। उस रात हमने रीरी के बाहर जाने का इंतजार किया और हम तीनों उसके कमरे में गए। हमने हर जगह ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? हमने मुड़कर देखा तो रीरी दरवाजे पर खड़ी थी, आराम से चम्मच से नटेला खाते हुए। अगर तुम मॉम को ढूंढने के लिए कुछ कर रहे हो तो मत करो। मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मैंने अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए और वो उन्हें ढूंढ चुके हैं। पता लगा वो किसी आइलैंड पर अपनी याददाश्त खो चुकी है। मैं उनके इलाज के पैसे दे रही थी। घबराओ मत, वो सबसे अच्छे हॉस्पिटल में है। मेरा बस उनसे मिलने का मन नहीं किया था। क्या तुम सीरियस हो? हम महीनों से उनकी तलाश कर रहे हैं, तो तुमने हमसे पहले कुछ क्यों नहीं कहा? हम पागलों की तरह उन्हें सब जगह पे ढूंढ रहे थे। तुम बता देती तो हम रुक जाते और परेशान भी नहीं होते। और तुम लोग बहुत क्यूट थे इसमें, बहुत पैशनेट, गोल्ड स्टार फॉर एफर्ट्स। शांत हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल का नंबर देती हूँ और अब आगे से तुम ही संभालना। मेरा हो गया। उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे तभी कॉल करती जब मैं मुश्किल में होती, जो कि लगभग रोज ही होता था। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। चुप रहो इजाबेल। और बाय द वे नेथन, मैं जानती हूँ तुम गरीब नहीं हो, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हें अपना पर्सनल नौकर बनाना मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी के साथ उसने पहले से ही पैक की हुई बैग उठाई और वो चली गई। कुछ दिनों बाद आंट जुडिथ हमारे साथ वापस आ गई। उनकी याददाश्त अब ठीक हो रही थी, लेकिन कुछ हग्स और आंसुओं के बाद उन्होंने अपनी जेब से मुझे एक पुरानी तस्वीर निकाल कर दे दी। ये उनकी, रीरी और मेरी थी। तुम मुझे याद हो, तुम इजाबेल हो, मेरी बेटी है ना? तुम्हारी बड़ी बहन रीरी कहाँ है?